आप देख सकते हैं विनी जो हैं वो बगावत के सुर छेड़ चुके हैं। उन्होंने कई खुलासे करने की बात कही है। अब देखना होगा आज वो क्या खुलासे करते हैं। थोड़ी सी बात और उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल भी जवाब देंगे। दिल्ली के लक्ष्मीनगर सीट के विधायक विनोद कुमार विनी एक बार फिर से पार्टी से बगावत को उतारू हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस करने ही वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विनोद विनी को। साथियों, पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि आप अपने धर्म का बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से निर्वाह कीजिएगा। मैं आज भगवान को साक्षी मानकर, अल्लाह को साक्षी मानकर, गुरु जी को साक्षी मानकर, जितने भी हमारे इस देश में धर्म है, जातियां हैं, सबको साक्षी मानकर अपनी बात जो कहूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि मैं 100% सच बोलने का प्रयास करूं, क्योंकि ये सच की लड़ाई है। सच की लड़ाई में आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के इतिहास के लिए, हम सब लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुद्दे सब वही हैं जो आप लोगों ने पिछले दिनों देखे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के बीच में किए थे, वही मुद्दे हैं। लेकिन उनमें क्या बदलाव आया, क्या हेरफेर हुआ है, क्या रिफंड बेट हुआ है, क्या करनी और कतनी में फर्क आया है, वो आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। और उसके बाद पार्टी की कुछ पॉलिसीज जो पिछले दिनों मैंने देखी, पार्टी के अंदर की जो कार्यशैली है उसको देखा, वो आप सब लोगों के बीच में बताऊंगा। उसके बाद जितने सवाल आप लोगों के होंगे पूरी ईमानदारी सच्चाई से प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊं आप लोगों को, क्योंकि 10 बजे का मैंने आपसे प्रॉमिस किया तो मैं बिल्कुल ठीक टाइम से आप लोगों के बीच में हूं। सबसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी बनी क्यों? आम आदमी पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को एमएलए बनाने के लिए, किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी देश की जनता ने पिछले 10-15 वर्षों में दिल्ली में भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और जितने भी तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों से परेशान होकर एक आंदोलन चला। उस आंदोलन से निकल के पार्टी बनी और उसमें अन्ना जी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस देश में। आम आदमी ने इन्हीं कारणों से की वजह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त भी हासिल की। और दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व, सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे, वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। वो क्या फर्क है वो आप लोगों के बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं। पहला मुद्दा है हमारा पानी का। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने और मैंने प्रत्येक मंथ से 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर को मुफ्त पहुंचाने का वादा किया था। 700 लीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, किंतु मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा, जितने मंचों पे हमने बात कही, हमने ये बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे दे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से 2% लोगों के पास भी नहीं पहुंच पाता है। कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ पाते हैं आप बताइए, जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा। लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उससे पूरा पानी इस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो, ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है। ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। दूसरी बात, दिल्ली में जब पिछले दिनों अरविंद भाई ने अनशन किया था पानी को लेके, बिजली को लेके, तो उस समय एक बात बहुत जोर शोर से कही गई थी कि दिल्ली में जो जितने भी पानी के नाजायज बिल आ रहे हैं उनको जनता देना बंद करे। और उसके समर्थन में 10,52,000 लोगों ने अपनी समर्थन की चिट्ठियां आम आदमी पार्टी के जहां अनशन स्थान पे सीमापुरी में हो रहा था वहां लोगों ने दी। और उनसे ये भी कहा गया कि जब भी सरकार बनेगी तो जितने भी पानी के बिल हैं आज तक, जब सरकार बनने तक सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज उन वादों का
कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार बनने के बाद बड़े बड़े लोग अपने सचिवालय और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ गए हैं। उनके पास जनता को तो प्रयास भी किया तो जनता पहुंच नहीं पाती है। फेस करना पड़ता मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम जनता के बीच में बैठने वाले रोड पे बैठने वाले लोग, तो ये फेस करने वाले ये हैं। और ये बड़ा धोखा है। 10,52,000 लोगों ने के साथ, ये परिवारों के साथ ये धोखा है कि उन्होंने ये प्रॉमिसेस किया था कि जब भी सरकार बनेगी आपके सारे बिजली के बिल माफ कर दी जाएंगे। आज लाखों लाखों रुपए के बिल लोगों के घरों में है, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ा दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखा हो सकता है। दूसरी बात थी बिजली। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी को 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपये होगा। ये सीधा सीधा सबको बोला गया था। दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्रियल के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे, या झुग्गी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे। ये कहीं कहीं किसी मंच पे नहीं कहा गया। लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थप्पड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीज है। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए एक तरीका था। आपको क्या जल्दी थी इतनी? आपने 3 महीने का समय दिल्ली की जनता से लिया था। आपको क्या जरूरत पड़ी थी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद आप वाहवाही लूटे दिल्ली में? ये बहुत शर्मनाक बात है। और इससे कम से कम दिल्ली की 90% जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। ये उसके बाद सेम कंडीशन जब दिल्ली में पानी और बिजली का आंदोलन चल रहा था, उस समय दोनों, क्योंकि 10,52,000 चिट्ठियां लोगों ने साइन की थी, उनसे भी ये प्रॉमिसेस किया गया था कि भाई जब दिल्ली की जनता में दिल्ली में सरकार बनेगी तो आप जो नाजायज बिल देना बंद कर रहे हैं सारे बिल आपके माफ कर दिए जाएंगे। और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। दिल्ली की जनता ने 10,52,000 परिवारों ने चिट्ठी साइन करके आपको दी। उसमें हजारों लोगों के ऊपर चोरी के केस बने, लोगों के कनेक्शन कटे। अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ में और साथियों ने, सारे वॉलंटियर्स से वो कनेक्शन जा जाके उनके घरों में जोड़े। लेकिन उसका खामिया दिल्ली की जनता को, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको भोगना पड़ा। उन पे लाखों लाखों रुपए के बिल आज पेंडिंग है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन तलाशेगा कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिन लोगों ने वो बिजली के बिल आपके समर्थन में भरे? आज आप उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है उसकी। किसको फेस करना पड़ता है? मेरे जैसे लोगों को बैठ के फेस करना पड़ता है। इसके बाद ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी चैनलों से भी अनुरोध करूंगा और मैं भी एक प्रयास करूंगा कि कम से कम एक नई चीज निकल के आए। आम आदमी पार्टी रायशुमारी पे एक बहुत ज्यादा जोर देती है। हमने भी पिछले दिनों रायशुमारी बहुत कराई है। इन 2 मुद्दों पे आप जितने भी चैनल मेरा सहयोग करना चाहें, दिल्ली की जनता का सहयोग करना चाहें, इन पे दोनों पे आप रायशुमारी जरूर कराइएगा कि दिल्ली के पानी के मुद्दे पे क्या कमेंट, मतलब आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा थी, बिजली के बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने आपके बारे में क्या कहा था। और दिल्ली की जनता से पूछिएगा, आप जो भी तरीका आप अपना पाएं पूछ के और जनता के सामने रखिएगा सारी बातें कि ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 700 लीटर हर घर तक स्वच्छ साफ पानी पहुंचेगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि दिल्ली आंदोलन के बाद जो लोग हमारा सहयोग करेंगे उनका बिल माफ कर दिया जाएगा। आप ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि जो लोग बिजली आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे उनके बिल सरकार बनने के बाद माफ कर दिए जाएंगे, चोरी के जितने केस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? ये पूछने का सवाल है। रायशुमारी कराइएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या हमारे सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के जिन लोगों ने वादा किया था वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी इसमें झूठा हो उसको अपने पद को छोड़ना होगा। चाहे वो विनोद कुमार बिन्नी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। दिल्ली की जनता किसी को भी झूठे वादों पर माफ नहीं करने वाली है। अगर मैंने झूठ बोला है, मैं आप मन से झूठ बोल रहा हूं, ये बातें अगर मैं आपके सामने रखा हूं, तो दिल्ली की जनता से आप रायशुमारी कराइए। करने के बाद में ये पूछिए कि भाई ये वादे किए थे कि नहीं किए थे आम आदमी पार्टी ने, आज आम आदमी पार्टी के वादे क्यों बदल गए? इस पर रायशुमारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की राय आनी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे ये पार्टी बनी, अन्ना जी वाला जनलोकपाल। जनलोकपाल जिस दिन बनाने की बात हुई तो उसमें एक टाइम आउट प्रोग्राम बनाया गया था। यह बनाया गया कि सरकार बनने के 14 दिन के बाद 29 तारीख को दिल्ली में जनलोकपाल लागू कानून पास कर दिया जाएगा।
29 नवंबर वो डेट थी। मैं मानता हूं कि सरकार 28 तारीख को बनी, उसके बाद ये 15 तारीख से पहले जो कल डेट गई है, क्योंकि कल आज 19 दिन हो गए हैं, आज तक उनके वादे के अनुसार ये कानून बन जाना चाहिए था। क्यों नहीं बना? इसके पीछे मंशा क्या है आपकी, ये जनता के सामने आपको स्पष्ट करना होगा। ये वादे अगर आपने 15 दिन का प्रोमिस किया था तो क्या आपके दिनों का सीमा, समय सीमा जो निर्धारित करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है? आप जनता को जो मर्जी स्टेटमेंट दे देते हैं। आप ये बोल देते हैं 15 दिन में हम करेंगे, तो 15 दिन कहां गए आपके? आपने तो डेट निश्चित की। डेट निश्चित करने के बाद भी हम मानते हैं, दिल्ली की जनता मानती है, चलो भाई 15 दिन लेट सरकार बनी, 28 तारीख को सरकार बनी थी, तो आपको 10 तारीख से पहले 12 तारीख 11 तारीख में सब वो कानून बन जाना चाहिए था। अगर आप समय सीमा अपनी निर्धारित नहीं करेंगे, आपने अपने बोले हुए वाक्यों पर नहीं टिकेंगे, तो जनता आप पर विश्वास करना बंद कर देगी। अगर मैंने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, अगर मैं 10:05 पर भी आता तो मैं किसी कमेंट में, मतलब अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं। समय की बहुत बड़ी सीमा होती है, क्योंकि समय हमारे पास कितना 2 महीने है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये भी मंशा झलकती है कि किसी तरह 2 महीने पास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पानी पे बहुत जल्दी में एक डिसीजन दे दिया, बिजली पे बहुत जल्दी में डिसीजन दे दिया, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का कोशिश की, और ये उसी तरह 2 महीने किसी तरह गुजार के आचार संहिता लग जाए, लोकसभा चुनाव आ जाए, हम लोग सत्ता भोगें, ये इनकी मुझे लगता है अंदर से मंशा है कहीं ना कहीं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमने अगर वादे किए हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, उनमें हेराफेरी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के साथ, जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर इस पार्टी से जुड़े तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जुड़े, हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके नहीं जुड़े, हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। मैंने अपने जीवन का 10 साल, वो पॉलिटिकल जीवन के 10 साल उस समय इस पार्टी को देने शुरू किए जब इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख भी होता है कहते हुए कि ये लोग जब ये कहते हैं कि भाई मैं पद का लालची हूं, मुझे लोकसभा टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा टिकट चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बातें हैं। जिस दिन मैं आपकी पार्टी में आया था आपके पास देने के लिए था क्या? आप क्या दे सकते थे मुझे? सच बताऊं तो आपको मैंने दिया, एक दिल्ली जनता का चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि दिया, पहला पार्षद के रूप में मैंने एक आदमी आपको दिया। मैंने आपको एक नाम दिया जिसको अरविंद भाई ने लगभग 200 सभाएं अगर दिल्ली में की होंगी तो मेरी विचारधारा को लेकर जो मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट अरविंद भाई ने सब मंचों पे कहा, उसमें से 190 सभाओं में मेरा नाम लिया होगा। मेरे नाम को यूज किया है, मेरी जो कार्यशैली है उसको यूज करके दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है। उन्होंने सपना दिखाया है, मैंने वास्तविकता में पिछले 10 वर्षों में अपने कार्य क्षेत्र में उसको साक्षात्कार करके दिखाया है, स्वयं अपने आप करके दिखाया सारी चीजें। मैं वादों पर विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास करता हूं। आज मुझे लालची बोलते हैं, पद का लालची बोलते हैं। इसके बाद महिला सुरक्षा की मैं बात करता हूं। आज मैं सुबह अखबार जैसे उठा, मेरे सामने एक अखबार आया, बहुत चिंता का विषय है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप हुआ। उस पर कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है। अगर आज मान लो इस सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही होती? आंदोलन हो रहे होते, उसकी खाइयां खोदी जा रही होती, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया था। आज स्टेटमेंट तक नहीं है आपकी, एक लाइन भी नहीं बोली आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आपको महिला सुरक्षा की बात करते हुए, क्योंकि आपने कमांडो फोर्स बनाने की बात की। कमांडो फोर्स बनाना तो बहुत दूर, आपने उसकी बात शुरुआत तक नहीं की। वार्ड लेवल पे आपको बहुत मालूम है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला था, महिला की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, जो सबसे पहले कामों में सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहला नंबर होना चाहिए था जिसका। जो पिछले देश ने पिछले 2 सालों में इतने बड़े बड़े आंदोलन जिस चीज के लिए हुए, उसको आपने उस मुद्दे को गौन कर दिया। आपने इतने सेंसिटिव मामले को आपने सिर्फ वोट के रूप में तबलीग कर दिया, वोट के लिए यूज करने के लिए लोगों के बीच में ले गए। ये चिंता का विषय। इसके अलावा और मुद्दे हैं। आपने चुनाव लड़ते लड़ते ठेकेदार प्रथा की बात की थी, उसमें सरकारी स्कूलों से लेके, हॉस्पिटल से लेके, जितने भी एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार के तहत जितने भी ठेकेदार प्रथा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आपने बोला था कि हम तुरंत उनको पक्का करेंगे। आज लोग आपके सचिवालय में आपसे मिलने जाते हैं, आपके समय नहीं है मिलने का। कैसा वादा आपने किया जनता के साथ? आपके क्या करनी और कतनी में फर्क नहीं आया क्या? ये चिंता का विषय है। आपने हॉस्पिटल्स को लेके यही प्रॉमिस किया कि हम जिस दिन सरकार बनेगी हम पहले दिन से उसकी व्यवस्था सुधारेंगे। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कोई जांच जाने वाला नहीं है। आप मीडिया को बुलाते हैं, अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। ऐसे देश चलेगा क्या? ये वास्तविकता है क्या इस देश की? आप कहीं रेड करने जाते हैं तो पहले मीडिया को अरेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। आप ड्रामे में विश्वास रखने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, इस जनता के लिए, जिसे मैंने 60 गांठ का नाम दिया है। सब लोग समझते होंगे 60 गांठ क्या होता है। चुनाव के दौरान हमने कसम खाकर जनता को विश्वास दिलाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से न समर्थन लेंगे न देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत चतुराई से चंद लोगों ने मिलकर सरकार बनाने का जाल बुना।
मिलाकर उसका ये सामने रिजल्ट आया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ आपने आज तक एक आदेश तक नहीं दिया है कि इनकी जांच की जाए। आपने एक आदेश तक नहीं दिया कि जो लोग जिन पे आपने, जिस मुद्दों पे आपने, जिस मुद्दे पे आपने आठों के पीछे लगा लगा के पोस्टर पूरी दिल्ली को ये बताया कि दिल्ली की ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, दिल्ली के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आज आप उनके खिलाफ सरकार बनने की 19 दिन भी बाद भी आपने एक भी इंक्वायरी तक उनके खिलाफ नहीं बुलाई। आपने तो हर मंच पे कहा था मेरे पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार के। पिछले दिनों आपने जब विधानसभा सत्र चालू हुआ तो मैं उस सत्र में मौजूद था। आपने डॉक्टर हर्षवर्धन से एक लाइन कही जो बहुत चिंता का विषय है। आपने कहा अगर आपके पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमे, मतलब आपके पास कुछ सबूत है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। इसका मतलब आज से पहले जितने वादे आपने मंच पे खड़े होकर किए, क्या वो सब झूठे थे? आपके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था? आपके पास सबूत नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? ये बड़ा सवाल है। अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच क्यों नहीं करते? और अगर आपके पास सबूत आप हर्षवर्धन से मांगते हैं हाउस के अंदर, क्योंकि मिनट्स में वो मौजूद है, तो हर्षवर्धन से अगर आप मानते हैं तो ये चिंता का विषय है कि आपने दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला और एक मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को बिना सबूत के भ्रष्टाचारी कहा। ये चिंता का विषय है। ऐसे वाक्य हम सब लोगों को शोभा नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ये पूरे देश ने देखा है पिछले दिनों, सारे सूत्र बताते हैं और मैं भी स्वयं इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं, उसका पालन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। आज जो सांठगांठ पिछले पर्दे के पीछे हुई है वो इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए। इससे पता चलता है कि जो पहले दिन दिल्ली की जनता को ये बोला गया था कि हम दिल्ली की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर उन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेज देंगे, तिहाड़ जेल में नाम यूज किया गया। आज वो विषय भ्रष्टाचार का गौण हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। कुछ बातें पार्टी के लिए, क्योंकि मैं पिछले स्क्रीनिंग कमेटी में था और दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ, जो एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, वो आप लोगों के बीच में मैं जरूर शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं स्क्रीनिंग कमेटी में था, मैंने सब अपने सामने सब चीजें देखी हैं। इस बात को बताने से पहले एक दो चीजें और बता दूं मैं आपको। हमारे तमाम मंत्रियों ने, एमपीओ ने, मुख्यमंत्रियों ने एक बात कही थी कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना लाल बत्ती की गाड़ियां लेंगे, ना बड़े बड़े बंगले लेंगे। कि दुर्भाग्य की बात है कि सारे मंत्रियों ने वीआईपी नंबर्स की गाड़ी आज वो चला रहे हैं और अधिकार के क्षेत्र मांगते हैं, जबकि उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम लाल बत्ती की गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियों की नंबर, वीआईपी कल्चर के हम खिलाफ हैं। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ है तो आप वीआईपी नंबर गाड़ी पे क्यों यूज कर रहे हैं? गाड़ी आपने छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ियां क्यों यूज की? ये भी चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री रहते रहते 10 बड़े बेडरूम्स का जो घर चिन्हित किया था अपने लिए, अगर जनता उस पर विरोध ना करती तो क्या मुख्यमंत्री उस पर ना रह रहे होते? निश्चित रह रहे होते। उनकी भी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका इच्छा थी कि मैं बड़े बंगले में रहूं, लेकिन उसका रूप बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिसमें सीएम रहती उसमें ना रह के अलग से एक फ्लैट के नाम पे एक बड़ा बंगला ले लूंगा। लेकिन जनता ने विरोध किया तो उसको उनको पीछे हटना पड़ा, अपना पीछे खींचना पड़ा चीजों को। और बाकी मंत्रियों ने जो फेज 2 में कुछ मंत्री रह रहे हैं, कुछ और लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े 4-4 फ्लैट के अपने लेके ऑफिस जो घर बना लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले दिनों रहा। विधानसभा चुनाव जब कट का जब बंटवारा हुआ था उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो विधानसभा के टिकट पिछले दिनों बटे उसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार की परिभाषा 2 तरह होती है। एक परिभाषा होती है कि सीधे सीधे पैसे लेना देना, किसी को देना, किसी को रिश्वत लेना। एक होता है किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी के अधिकारों को छीन के किसी और को देना। ये भी एक अपने आप में भ्रष्टाचार है। और मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि पैसे लेने देने ज्यादा आदमी का किसी का अधिकार छीनना, किसी की चीजों को छीन के किसी और को देना, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें जब लक्ष्मी नगर सीट की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय था कि विनोद कुमार बिन्नी वहां से चुनाव लड़ेगा। यह तय था कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेगा।
ये तय था कि आरकेपुरम से साजिया हिल में चुनाव लड़ेगी। ये तय था कि बाबरपुर से हमारे गोपाल राय जी चुनाव लड़ेंगे। ये तय था कि मालवीय नगर से सोमशेखर जी चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ड्रामा क्यों? मैंने स्वयं, अब विश्वास कीजिएगा, मैंने कभी भी मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बोला कि भाई आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर यह चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी, हम लोग आगे कैसे जाएंगे। आपको इस दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, इसलिए आप इस दिल्ली से कोई सीट देख लीजिए जहां से ठीक लगे और आपका हम फाइनल कर देंगे। मैंने उनको मना किया, अरविंद भाई, कि मेरा वहां कोई परिचय नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरे लिए ऐसे मान लो जैसे मैं जीरो से शुरू करने वाला विषय। उन्होंने कहा आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है बाकी लोगों के मुकाबले, आप लड़िए। मैंने उनकी पार्टी की बात को, उनकी बात को मानते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उन्होंने मुझे स्वयं, मनीष सिसोदिया जी ने स्वयं मुझे 100 साइन करा के अपने हाथ से दिए। मैंने वो 100 साइन लेने से मना किया और मैंने स्वयं जाकर अपने 100 साइन कराए और कराने के बाद अपना फॉर्म जमा किया। वो सब फॉर्मेलिटीज थी, ड्रामा था, वास्तविकता उसमें नहीं थी कहीं भी। उस लक्ष्मी नगर की जनता और उन वॉलंटियर्स के साथ वो धोखा था जो उन्होंने उस रूप में उन लोगों के साथ किया। उसके बाद जब वहां बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो मैंने अपना लिख के 4 लाइनें उनको दी थी कि मैं इसी विरोध में, इस पार्टी के जो कि किसी के हित के लिए रक्षा ना कर सके, किसी के हितों को छीन के मुझे दिया जाए, मैं ऐसे चीज पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आप विश्वास कीजिएगा, अगर उनके पास वो कॉपी है तो वो आपको दिखा भी सकते हैं। जब मैंने लिखित में उनको दिया था, मैंने कहा था मुझे इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना, पर लक्ष्मी नगर जिस पे मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं आप लड़िए। हमने कह दिया, हो गया सब कुछ। और ऐसे ही पटपड़गंज पे हुआ। पटपड़गंज मनीष सिसोदिया का लड़ना था, स्क्रीनिंग कमेटी में आपने नाम डाल दिया, उसका उनका शॉर्टलिस्ट में नाम डाल दिया। बाबरपुर में अगर डॉक्टर गोपाल राय जी का नाम डाल दिया, आपने मालवीय नगर में शेखर जी का नाम डाल दिया और आरकेपुरम में साजिया हिल जी का नाम डाल दिया, तो फिर ड्रामा क्यों? बाकी जनता के साथ आपने धोखा क्यों किया? आप उन वॉलंटियर्स की भावना से खेले, आपने उनसे वोटिंग भी कराई। आपकी उस मुद्दे पर जो रायशुमारी थी उसका नजरिया अलग था। जब आपने वोटिंग दिल्ली में कराई थी, जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था, तो उस समय रायशुमारी हो रही थी और रायशुमारी में आपने अपना एक मापदंड अलग रखा कि इस रायशुमारी को नहीं मानेंगे, जनता जो कह रही है मूर्ख है, पागल है, वो रायशुमारी मानेंगे जिससे हमारी सरकार बनेगी, उसमें हम जाएंगे जनता के बीच में। जनता जो कह देगी उसको मानेंगे, क्योंकि जनता सर्वप्रिय है। और वॉलंटियर्स जो आपके लिए खून पसीने की, जिन्होंने बात कही और खून पसीना बहाया, उनकी बात को आपने दरकिनार कर दिया। उन्होंने अपना बधवा मजदूर मान लिया उन वॉलंटियर्स को, आपने उनकी भावनाओं से आपने खेल किया। ये बहुत शर्म की बात है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जो अपने घर में भ्रष्टाचार ठीक नहीं कर सकता, वो देश का भ्रष्टाचार क्या ठीक करेगा? ये बड़ा मुद्दा है। ये कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा था। जिन लोगों ने अपना खून पसीना बनाकर इस पार्टी को खड़ा किया, उनके साथ सबके साथ धोखा हुआ, उनके साथ छल हुआ, उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ। आज जितने भी दिल्ली की लोकसभा की सीटें हैं, उनके लगभग सारे टिकट फाइनल है। ये तय है कि कौन कहां लड़ेगा। गोपाल राय कहां लड़ेंगे, अपने कुमार विश्वास कहां से लड़ेंगे, साजिया हिल कहां से लड़ेंगी, आशीष तलवार कहां से लड़ेगा, दिलीप पांडे कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें तय हैं। और तय होने के बाद फिर ये ड्रामा क्यों? कोई हजार लोगों के साइन करा के लोग अपने जमा करें, उसके बाद फैसला होगा। ये धोखा नहीं है दिल्ली की जनता के साथ? आपकी करनी और कटनी में फर्क नहीं है क्या? आज कुमार विश्वास जाके अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं नाम घोषित हुआ है क्या उसका? आज साजिया हिल पूरी क्षेत्र में अपना प्रचार कर रही है, क्या नाम घोषित हुआ है उनका कहीं? पिछले दिनों एक बात, अभी चलते चलते जब मैं वास्तविकता बात रखने की बात करता हूं तो अरविंद भाई कहते हैं कि मैं लालची हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके बहुत सारे साथियों की जानकारी होगी कि जिस दिन पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिस्ट गई थी, उसमें मेरा नाम गया था और मैंने स्वयं जाके मना किया कि मुझे मंत्री नहीं बनना। मैंने स्वयं जाके कहा कि अपने आप जिसको मुझे जो जिम्मेदारी देंगे, मैं पद का लालची आदमी नहीं हूं। अरविंद भाई ने आपको पीछे स्टेटमेंट भी कहा था, जो 25 तारीख की जो अरविंद भाई की स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो वास्तविकता थी। उन्होंने कहा था कि 25 दिल्ली मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा मुझे किसी पद की लालच नहीं है, मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए और मैं जो जिम्मेदारी आप दोगे मैं उसका निर्वाह करूंगा। ये 25 तारीख का स्टेटमेंट था दिल्ली। और आज अगर मैं मुद्दों की बात करता हूं, वास्तविकता सामने लाने की बात करता हूं, तो आप मुझे लालची बोलते हैं मुझे टिकट चाहिए। कहां टिकट का फैसला हो गया, कहां कौन सी मीटिंग हुई है, कहां अनाउंसमेंट हो गया? क्या आपने अरविंद भाई से मैं टिकट मांगने गया, उन्हें मुझे कैसे मना कर दिया? उनको किसने अधिकार दिया मना करने का? क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं? इससे तो यही पता चलता है, अगर मैं आपके पास टिकट मांगने गया और आपने मना कर दिया, इसका मतलब तो आप अकेले फैसले करने वाले लोग हैं। कहां गया स्वराज? कहां गई स्वराज की परिभाषा? दिल्ली की जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए, बहुत दिन ज्यादा नहीं चलने वाला।
मैं आपको बता दूं कि 3-4 डिमांड मैंने आपके माध्यम से अभी की हैं। रायशुमारी की बात मैंने आपसे की है, विधानसभा टिकट में जो पीछे भ्रष्टाचार हुआ, जिन वॉलंटियर्स के साथ धोखा हुआ, उसकी बात मैंने की है। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी में जितने भी तमाम फैसले 4-5 लोग बंद कमरे में करते हैं। अरविंद भाई उन्हें आदेश की तरह एक फरमान सुनाते हैं और बाकी 4 लोगों की इस पर सहमति अनिवार्य है। ऐसा एक सिस्टम है इस पार्टी का। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में रहा हूं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात के खिलाफ कोई जाता है तो पहले तो उसे खूब समझाने की वो कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझा पाते तो उनकी आंखें तैर जाती, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे आ जाता है। वाघेला साहब हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, गुजरात से हमारी दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने एक मीटिंग में, मैं भी था, वो भी था, एक विषय आया कि अरविंद भाई आप जो आपकी बात से सहमत नहीं होता है, आप उसके खिलाफ गुस्से पे आ जाते हैं और उतारू आ जाते हैं उसको समझाने और धमकाने के टोन में। इससे सबसे बात की गई। उस मीटिंग में मौजूद जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई आपकी इस तरह के नेचर है, और अरविंद भाई ने उसके बाद ये माना कि हाँ मैं ऐसा करता हूं। तो ये क्या बताता है हम सब लोगों को, कहां है स्वराज पार्टी? हम लोग किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस पार्टी में आए थे क्या? हम किसी को मंत्री बनाने के लिए इस पार्टी में आए थे क्या? हमने अपने 10 साल का पिछला पॉलिटिकल जीवन इसलिए इस पार्टी को दिया था कि आप अपने मुद्दों से भटक के और राज भोगने में आप व्यस्त हो जाए, दिल्ली के जनता के मुद्दों को भूल जाए। इसलिए आए थे कि हम इस पार्टी में? हम बिल्कुल नहीं आए। हम पद के लालची नहीं है। अगर मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट जीता हुआ पार्षद था, आज अगर मैं लक्ष्मीनगर से जीता हूं तो कहीं उसमें 2-4-5% मेरा भी योगदान है। अगर कौंडली विधानसभा हम जीते हैं तो 2-4-5% मेरा भी योगदान है। मैं इस दिल्ली का रहने वाला हूं। 200 साल का मेरे पूर्वजों का इस जमीन से इतिहास है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आके बच गया हूं। पूरी जमुना पार में मेरे पूर्वजों का, मेरा पिछले 200 सालों का इतिहास है। इस खेत खलिहानों से मेरा जीवन रहा है, मेरे पूर्वजों का इससे संबंध रहा है। मैंने पिछले अपने जीवन के 38 वर्ष इसी क्षेत्र में गुजारे हैं। ऐसा नहीं है अगर त्रिलोकपुरी आप जीत गए हैं, कौंडली जीत गए, पटपर्गंज जीते हैं तो उसमें मेरा कोई योगदान ना होगा। बाकी आप क्यों नहीं जीते? सागरा से लेकर तमाम सीटें आपकी पड़ी हैं। आप कितनी सीटें आपने जीती हैं? आप अवसरवादी लोग हैं। आपने हमेशा सब लोगों को यूज किया है। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी आपने अपनाई है। अन्ना जी से लेके, किरण जी से लेके आपने बाकी तमाम जितने भी लोग इस पार्टी में आए थे, अभी भी बहुत सारे लोगों का इस पार्टी में यूज हो रहा है। आशुतोष जैसे लोग जो कल पार्टी में आए, वो कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई अवसरवादी लोगों का इसमें कोई स्थान नहीं है। मैं वो आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं आशुतोष जी से कि आपको क्या पता है इस पार्टी के बारे में, आपका क्या योगदान रहा है? अगर मैं ये कहूं कि अवसरवादी सही मायने में आप हैं आशुतोष जी, आप उस दिन इस पार्टी में ज्वाइन किया आपने जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई। पूरे देश में लाखों हजारों लोग आपके पीछे खड़े हैं। अब आप हैं अवसरवादी। विनोद कुमार बिन्नी अवसरवादी नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी उस दिन इस पार्टी में आया जिस दिन पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने दिया पार्टी को, एक आदमी जनप्रतिनिधि दिया, पहला बिना चुनाव एक आदमी आपको दिया। आप मुझे अवसरवादी कहते हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर मैं उनकी हाँ में हाँ भरता रहा हूं तो विनोद कुमार बिन्नी बहुत अच्छा इंसान है। विनोद कुमार बिन्नी ने दूसरी बार आंदोलन किया है और 27 तारीख आज के सही 10 दिन बाद दिल्ली की जनता से आपने जो प्रॉमिसेस किए थे, आपने जो बिजली के जो 10,52,000 लोगों ने जो आपको समर्थन दिया था बिजली और पानी के मुद्दे पे, अगर उन सब लोगों के बिजली के बिल के माफ नहीं हुए और उन लोगों के जो पानी जो आपने पहले स्कीम बनाई थी जिसके बिहार पे आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था, आपने कहा था कि 700 लीटर बिना किसी कंडीशन के हर आदमी को घर में पानी फ्री मिलेगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं होगी। आपको 25 तारीख 26 तारीख से पहले अन्ना जी वाला जन लोकपाल इस दिल्ली में पास करना होगा, स्पेशल सत्र बुला के। आपको महिला सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स बनाने की पहल शुरू करनी होगी 10 दिन के अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 27 तारीख से विनोद कुमार बिन्नी जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल अनशन के लिए बैठेगा सरकार के खिलाफ। 27 तारीख से 27 जनवरी को सुबह अगर ये 10 जितनी भी डिमांड मैंने जनता के हित में रखी है, अगर इनको पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बहुत आंदोलन किए हैं, आपने कहा सरकारें सुनती नहीं है। अब आपसे मेरा अनुरोध है कि आपकी सोच में उनकी सोच में कितना फर्क है कि आपको दिल्ली की जनता को, इस देश की जनता को बताना होगा। आपको विशेष सत्र बुलाना होगा 10 दिन से 27 तारीख से पहले और बुला के अन्ना जी वाला जनलोक पास करना होगा। आपको मुझे लगता है बिजली और पानी के मुद्दे पे तो आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, किसी हाउस की आवश्यकता नहीं है।
आप चाहें तो 1 घंटे में सब चीजें बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी इच्छा शक्ति बताती है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। आप यहाँ सत्ता भोगने के लिए, मुझे लगता है कि सत्ता भोगने आप जरूर आ गए, और सत्ता भोगना आपकी प्राथमिकता हो गई है, सरकार चलाना आपकी प्राथमिकता हो गई है, और जो जनता के मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गौन हो गए, पीछे हो गए। मैं चाहता हूं सरकार चले ना चले उसका कोई हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। जनता के मुद्दे, जिन मुद्दों पे हम सरकार के बीच में आए, वो लिए हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। ये विषय है जिसका भी जो सवाल हो, और ऑपोर्चुनिज्म की बात हो रही थी। अब तक ये तमाम जो वो मुद्दे हैं जो शायद आपने कहा बंद कमरों में और बंद लिफाफों में थे, क्या ये ऑपोर्चुनिज्म नहीं है कि जब आपके बागी तेवर सामने दिखाई दे रहे हैं तब आप इन मुद्दों को लेकर के आए हैं? देखो, मैं बता दूं कि इससे पहले लगभग आपको याद होगा 24 तारीख को पहले भी मैंने एक बात रखी थी, और 24 तारीख को भी ऐसे नहीं था कि ये मुद्दे अब से पहले नहीं उठाए गए हैं। आज ये मुद्दे आपके पटल पे क्यों आए, मीडिया के सामने क्यों आए, जनता के सामने क्यों लाने पड़े, इससे पहले इन मुद्दों पे बात हुई होगी, जरूर बात हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 महीने प्रयास किया जा रहा है किसी तरह सरकार टाइम पास कर ले, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ हम जी उसके बाद आप मान गए थे, तो आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, चुपचाप बैठे रहे उस बैठक में। मैं आपको बता दूं कि अभी जैसा आपका सवाल है, अगर मैं वहां बोलता तो अरविंद भाई फिर मुझ पर आरोप लगाते। वो आरोप लगाते कि आपने 70 लोगों के सामने मुद्दा क्यों उठाया, जैसे आज वो आरोप लगा रहे। एक मिनट हो गए अंकल, मीडिया है, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको बात। मैं आपको बता दूं कि 70 लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी उसमें ये आरोप लगता है कि आपने इनके सामने क्यों कहा। मैंने उनके पर्सनल सचिव हैं हमारे विभव जी, उनको प्रातः फोन किया था, उससे पहले भी एक दिन पहले प्रयास किया था शाम को कि मुझे अरविंद भाई से बात करनी है, मुझे आप समय दीजिए। उन्होंने कहा शाम को मीटिंग है, उसके बाद आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं, आप गाड़ी में बैठने की बात कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम होता है? फिर हम एक प्रॉपर समय आपसे मांग रहे हैं, आपका ऐसा एटीट्यूड, आप इतने घमंडी हो गए, आप इतनी टोन बदल गई आपकी, अगर आप उनकी गाड़ी में बैठ जाइए। मतलब मैं प्रॉपर बात करने के लिए आपसे समय मांग रहा हूं। अगर मैं वहां भी बात रखता तो सिर्फ मीटिंग वहां बुलाई गई थी इसलिए कि आप आइए, आशीष तलवार आपकी समस्या हो, जो भी विधायकों की और जीते हारो लोगों की समस्याएं वो आशीष तलवार सुनाएंगे। और जितने भी लोगों ने वहां बोलने का प्रयास किया वहां सबको रोक दिया गया। अरविंद भाई ने 4 बार मेरे पास अगर चाहेंगे तो वो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी होगी, तो दिखा दूंगा। देखो, मैं बता दूं कि चंद लोग, मुझे लगता है 4-5 लोगों की इस पार्टी में एक टोली है, वो बचपन के दोस्त हैं। उसमें मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, संजय सिंह हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। ये 4-5 बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। ये 4-5 एक फिल्म की तरह पूरे देश में एक ड्रामा रच रखा है इन लोगों ने, एक फिल्म बन रही है, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी इनके सामने कोई अच्छा आदमी, ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी, इनकी अंदर से नीति मुझे लगता है कि ये आदमी को यूज करते हैं। अन्ना जी से लेके, किरण बेदी से लेके, रामदेव जी से लेके सारे लोग, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, ये बहुत पुराने साथी हैं। हमारा जो टिकट का हुआ बिनी भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं विरोध किया? बिनी भाई पहले स्वराज पार्टी में नहीं था, विरोध पहले। अभी आपका रोल क्या माने? अभी आम आदमी पार्टी स्वराज क्यों लड़ा? स्वराज पार्टी में मीटिंग चाहिए बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ। देखो, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने दूसरी बार आंदोलन की बात अपनी रखी है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 365 दिन अपनी बात रखूंगा, इसी पार्टी में रहूंगा। पार्टी के लिए मैंने पिछले 9 महीने संघर्ष किया है, खून पसीना बहाया है, और खून पसीना बहाकर इस पार्टी को खड़ा किया है। मुझे लगता है एक एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब देता हूँ। क्या खुलासा करने वाले थे? क्या ये बात सही है कि नितिन गडकरी जिस होटल अमन की बात कर रहे थे वो खुलासा आप 24 तारीख को कर रहे थे, लेकिन कुमार विश्वास और संजय सिंह आपसे जाके मिले तो आप मान गए थे? अभी आपने कहा 24 तारीख को भी मैं ये बात रखने वाला, तो वो कौन सा? नहीं, यही मुद्दे हैं। ये मैंने जब मैनिफेस्टो बना था, जब भी इस बात को कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो बनने में और जनता के बीच की जो बातें उनमें फर्क आ गया, और उसके बाद जरूर ठीक है मैनिफेस्टो में थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आया, पार्टी की पॉलिसीज है, हमें चुप रहना पड़ा छोटी छोटी बातों के लिए। जब पानी जो है सर से ऊपर उतर गया तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि अगर नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझे ये कहा था कि नए लोग हैं, हम सब लोगों को आना पड़ेगा। देखो, हर छोटी छोटी बात से पार्टी छोड़ना, पार्टी तो मैं आज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। पार्टी मेरी पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी आदमी की पार्टी नहीं है।
ये हम सब लोगों के, आम लोगों के भावनाओं से बनी हुई पार्टी है। हम सब लोगों ने इसको सींचा है। दिल्ली के उन सब वॉलंटियर ने सींचा है जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक इसको सहयोग किया है। नहीं, पार्टी सुनो, मैं आपको बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कैसे उसी पार्टी में रह सकते हैं? उन्हीं लोगों को आप अटैक कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, आपको निकालने की भी बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, पहले एक एक करके पूछ लीजिएगा। इन्होंने बोला कि मैं अपनी सीट बचाने के लिए आ रहा हूं। मैंने सीट बचाने की बात कभी नहीं की है। मैंने कहा है कि अगर ये लोग, मैंने रायशुमारी करने की बात की है आपके बीच में, अगर मेरे मुद्दे जो मैंने मुद्दे दिले आपके सामने रखे हैं अगर वो झूठे हैं तो मैं रिजाइन करूंगा, अपने पद से रिजाइन करूंगा। आपकी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं एमएलए पद से रिजाइन कर दूंगा अगर दिल्ली की जनता ये कहे कि बिजली पानी पे मैंने जो बातें कही हैं वो गलत है। जो बाद में जो बदलाव हुआ, दिल्ली की जनता में किसी एक आदमी को भी ये नहीं पता था कि 701 लीटर होने के बाद आपको 1 लीटर से लेकर 700 लीटर तक का पानी देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें ना मैंने किसी से संपर्क किया है, ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से बात हुई है, ना मेरी कांग्रेस के किसी पार्टी से बात हुई है। और मैं आपको बता दूं, ना मैं इस तरह की सोच का इंसान हूं कि मैं पार्टी में तोड़फोड़ करूं। आपके अपने एमएलए कुछ है जो आपके साथ नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ मेरे कोई ऐसा एमएलए नहीं है, ना मेरे को ऐसा जानकार है। सिर्फ एक मदन लाल जी हैं जो अपने कस्तूरबा नगर से हैं, वो मेरे रिलेटिव जरूर हैं, लेकिन मैंने वास्तविकता यह है कि मैंने उनसे भी कभी इस बारे में बात की। ये अनुराग भाई ने सवाल उठाया कि ये समस्या जो मुझे आ रही है, अब पता नहीं कितने लोग अपने, क्योंकि बहुत लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, मुझे लगता है वो पद से चिपका रहना चाहते हैं, चापलूस बना रहना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं पद पाने की लालसा में लगे रहते हैं। हम जितने बड़े चापलूस होंगे उतना बड़ा पद हमें मिलेगा, जैसा भी वास्तविकता अपने दिख भी रहा है।